गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1000 प्रश्नोत्तर सॉल्व किए थे और उससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल एवं हिंदी भाषा हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सॉल्व किए हैं सभी कालों के, जो कि एग्जामिनेशंस के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, जनगीता रचना किसकी है? जनगीता, तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार खेमे 64 खूंटे रचना किसकी है? चार खेमे 64 खूंटे, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अकाल रचना किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बंगाल का अकाल। तो ये लिखा है रांगे राघव ने। ठीक रखिएगा, रांगे राघव ने लिखा है एवं ये जो है एक प्रकार का रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक रखिएगा, रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है रांगे राघव द्वारा रचित बंगाल का अकाल। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो बंगाल का अकाल है उसका साहित्यिक रूप क्या है या उसकी विधा क्या है, तो ये जो है रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभंगिमा के लेखक कौन है? त्रिभंगिमा, तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति यात्रा यज्ञ, स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? तो ये माना जाता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को जो है स्मृति यात्रा यज्ञ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर किसका प्रभाव है? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश जो है ये रचनाओं पर किसका प्रभाव है? तो ये माना गया है उमर खयाम की रुबाइयों का। ठीक रखिएगा, उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव रहा है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? तो कौन सा कवि है जो हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने दिया है विव्यक्ति प्रेम की कविता। ठीक रखिएगा, विव्यक्ति प्रेम की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास की डायरी संस्मरण किसका है? प्रवास की डायरी, तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है प्रवास की डायरी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवास की डायरी जो है इसका साहित्यिक रूप क्या है या ये किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है संस्मरण के अंतर्गत आता है। ठीक रखिएगा, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रवास के गीत, तो ये लिखा है नरेंद्र शर्मा ने। ठीक रखिएगा, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा? तो किस कवि ने जो है अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा था? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? तो हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी जो है किस कृति में दी थी? तो ये है प्रणय पत्रिका। ठीक रखिएगा, प्रणय पत्रिका में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो आत्मपरिचय जो है कविता ये किस संग्रह में संग्रहित है? तो ये निशा निमंत्रण में संग्रहित है। ठीक रखिएगा, निशा निमंत्रण में संग्रहित है और लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आत्मपरिचय कविता की शैली क्या है? आत्मपरिचय, तो ये माना गया है गैय एवं आत्मकथात्मक शैली। याद रखिएगा, गैय एवं आत्मकथात्मक शैली मानी गई है आत्मपरिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता की प्रकृति क्या है? तो आत्मपरिचय कविता जो है इसकी प्रकृति क्या मानी गई है? तो ये जो है गीत के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, गीत के अंतर्गत आता है आत्मपरिचय कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया था? तो आत्मपरिचय कविता जो है इसका संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में। याद रखिएगा, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि प्रकृति क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि प्रकृति क्या मानी गई है? तो ये जो है गीत के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, गीत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किसमें संग्रहित है? तो ये संग्रहित है निशा निमंत्रण में। याद रखिएगा, निशा निमंत्रण में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का मन मस्ती का तन, मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है ये प्रसिद्ध पंक्ति, और इनको जो है हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को जो है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, मुक्तिबोध ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर कविता किसमें संग्रहित है? नीड़ का निर्माण फिर, तो ये संग्रहित है सतरंगिणी में। याद रखिएगा, सतरंगिणी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीत गई सो बात गई, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो बीत गई सो बात गई कविता किसमें संग्रहित है? तो ये संग्रहित है सतरंगिणी में। याद रखिएगा, सतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था? तो उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने किया था, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। याद रखिएगा, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है हिंदी साहित्य का, एवं इनको दद्दा भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया था? तो वो है नागर गीता। याद रखिएगा, नागर गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए, चलिए बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका काव्य उमर खयाम के काव्य की पैरोडी अर्थात व्यंग्य काव्य मात्र बनकर रह गया है। तो ये कथन किसके लिए कहा गया है कि इनका जो काव्य है उमर खयाम के काव्य की पैरोडी अर्थात व्यंग्य काव्य मात्र बनकर रह गया है? तो ये कहा गया है हरिवंश राय बच्चन के लिए। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के लिए कहा गया है कि इनका जो काव्य है वो उमर खयाम के काव्य की पैरोडी अर्थात व्यंग्य काव्य मात्र बनकर रह गया है। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर दुर्बल मानव के पास जगजीवन के समस्त आदि व्याधियों की यही एक महौषधि है। तो हरिवंश राय बच्चन के इस कथन में यही शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे जो यही कहा गया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जीवन रूपी मदिरा। याद रखिएगा, जीवन रूपी मदिरा कहा गया है, यानी कि क्षण क्षुद्र क्षणभंगुर दुर्बल मानव के पास जगजीवन की समस्त आदि व्याधियों की जीवन रूपी मदिरा एक महौषधि है। तो इसका अर्थ जो है यही का अर्थ है जीवन रूपी मदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुकर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? मधुकर, तो मधुकर काव्य संग्रह के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो आधार काल नामकरण किसने किया था आदिकाल का? तो ये किया था मोहन अवस्थी ने। याद रखिएगा, मोहन अवस्थी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। तो ये परिभाषा किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो ये लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। निम्न में से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा वो ग्रंथ है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रीति काव्य की भूमिका। याद रखिएगा, ये जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका ये बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी सही है, एवं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीन महत्वपूर्ण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, परंतु रीति काव्य की भूमिका जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं रीति काव्य की भूमिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? तो निम्न में से वो कौन सा काल है जिसका नामकरण जो है प्रवृत्ति के आधार पर किया गया था? तो वो है रीतिकाल। याद रखिएगा, रीतिकाल जो है इसका नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण किस आधार पर किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो है ये किस आधार पर किया था? तो ये किया था प्रवृत्ति की प्रधानता। क्या किया? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण किया था। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो प्रकाशित हुई थी 1929 में, एवं इनका जो काल विभाजन और नामकरण है ये वैज्ञानिकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक माना गया है। तो आचार्य शुक्ल जी के जो कथन हैं और उनका जो काल विभाजन है, नामकरण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक कौन माने गए? तो इसके प्रवर्तक हैं भर्तृहरिनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म क्या था? तो आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म क्या था? तो ये था मिताक्षर। याद रखिएगा, मिताक्षर। आदिकाल में राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल में राजपूत राजाओं का किस धर्म पर प्रभाव था? तो ये था शैव धर्म। याद रखिएगा, शैव धर्म का प्रभाव था आदिकाल में राजपूत राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन की गीतों से करने वाले समीक्षक कौन हैं? तो विद्यापति के पदों की तुलना जो है सोलोमन की गीतों से करने वाले समीक्षक कौन माने गए हैं? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियाँ लिखना शुरू किया था आधुनिक काल में? तो वो हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आरंभ किया था मुकरियाँ लिखना आधुनिक काल में अमीर खुसरो के अनुकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमयंक यश चंद्रिका एवं जयचंद्र प्रकाश के कवि कौन हैं? तो जयमयंक यश चंद्रिका एवं जयचंद्र प्रकाश जो है इसके कवि कौन माने गए हैं? इसके कवि हैं मधुकर कवि एवं भट्ट केदार, याद रखिएगा, मधुकर एवं भट्ट केदार जो है इसके कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपनाम का श्रेय किस कृति से मिला था? यानी कि उन्हें जो मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी या जो उपनाम मिला था वो किस कृति की वजह से मिला था? तो ये है पदावली, याद रखिएगा, पदावली के लिए उनको मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना क्या होता है? तो यहाँ पे जो है अमीर खुसरो के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना क्या होता है? तो वो होता है मुकरियाँ, याद रखिएगा, मुकरियाँ। मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखन, खलिकबारी, इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। तो मुकरियाँ का अर्थ है किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को तोता हिंद कहलाने वाले आदिकालीन कवि कौन है? तो स्वयं को तोता हिंद कहलाने वाले आदिकालीन कवि कौन माने गए हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थ सहित काव्यम लक्षण के प्रतिपादक आचार्य कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। शब्दार्थ सहित काव्यम, ये आपके भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो शब्दार्थ सहित काव्यम जो है ये किस आचार्य ने कहा है? तो ये कहा है भामह ने, याद रखिएगा, भामह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये परिभाषा दिया है विश्वनाथ ने, याद रखिएगा, विश्वनाथ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकृति काव्य जीवितम कथन किसका है? तो ये कहा है कुंतक ने, याद रखिएगा, कुंतक ने कहा है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो प्रमुख संप्रदाय थे या जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो क्या क्या हैं? तो पहले जो आता है वो है रस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माने गए हैं भरत मुनि, आप सब जानते हैं भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था। फिर आता है अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं भामह, याद रखिएगा, भामह इसके प्रवर्तक हैं, जिन्होंने लिखा था काव्यालंकार, याद रखिएगा, इन्होंने काव्यालंकार लिखा था। फिर आता है रीति संप्रदाय, आपने पढ़ा होगा रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसके प्रवर्तक माने गए हैं आचार्य वामन, याद रखिएगा, वामन माने गए हैं, जिन्होंने लिखा था काव्यादर्श, याद रखिएगा, इन्होंने काव्यादर्श लिखा था। फिर आता है ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं आनंदवर्धन, याद रखिएगा, आचार्य आनंदवर्धन इसके प्रवर्तक माने गए और इन्होंने लिखा था ध्वन्यालोक, याद रखिएगा, ध्वन्यालोक लिखा था इन्होंने। फिर आता है वकृति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो कुंतक माने गए हैं, हमने अभी पढ़ा, कुंतक माने गए हैं वकृति संप्रदाय के प्रवर्तक, और इन्होंने लिखा था वकृति काव्य जीवितम। और उसके बाद आते हैं औचित्य संप्रदाय, अंतिम संप्रदाय पाश्चात्य काव्य भारतीय काव्यशास्त्र का, इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है क्षेमेंद्र, आपने पढ़ा होगा क्षेमेंद्र, और इन्होंने लिखा था औचित्य
विचार चर्चा, याद रखिएगा, औचित्य विचार चर्चा ने लिखा था। तो ये सारे संप्रदायों के नाम हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं और बार बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं वज्रसेन सूरी, याद रखिएगा, वज्रसेन सूरी। एवं भरतेश्वर बाहुबली रास जो हैं इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर रास जो हैं इसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी और भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1884 में, याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था सन 1884 में। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौमचर्यु किसकी रचना मानी गई है? पौमचर्यु, तो ये लिखा है स्वयंभू ने, याद रखिएगा, स्वयंभू ने लिखा है पौमचर्यु। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्वयंभू जो है ये राम कथा पर आधारित है, याद रखिएगा, स्वयंभू जो है ये राम कथा पर आधारित है। तो प्रश्न जो है यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना मानी गई है? तो कवितावली जो है किस प्रकार की भाषा या किस भाषा की रचना मानी गई है कवितावली? तो ये मानी गई है ब्रज भाषा, याद रखिएगा, ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये है जनपदीय हिंदुस्तानी, याद रखिएगा, जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था खड़ी बोली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? तो सूफी काव्य परंपरा में जो है आराध्य को किस रूप में देखा जाता है? तो इन्हें देखा जाता है प्रेमिका के रूप में, याद रखिएगा, प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। सूफी काव्य परंपरा में आराध्या को जो है प्रायतः प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है छायावाद को किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है ये प्रसिद्ध कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से जो हैं मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं और वही प्रश्न जो है पूछ लिया गया कि इनमें से कौन जो हैं वो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कई बार कि श्याम बिहारी मिश्र आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र आते हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, परंतु कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। और कई बार जो है प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि क्या कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं? तो जो उत्तर है वो है नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस गंगाधर का रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रस गंगाधर, तो ये जो है इसके लेखक है पंडित जगन्नाथ, याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ ने लिखा है रस गंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं माना जाता? तो निम्नलिखित में से कौन जो है तार सप्तक का कवि नहीं माना जाता है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये प्रथम सप्तक में नहीं आते हैं, परंतु गिरिजा कुमार माथुर आते हैं, मुक्तिबोध एवं प्रभाकर माचुए, ये तीन साहित्यकार जो हैं ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, परंतु शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। शिवपालगंज, मेरीगंज, आपने नाम सुना होगा, मेरीगंज, बेलारी,
ये सभी जो हैं ये महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं हिंदी साहित्य के, ये सभी जगहों के नाम हैं, मेरीगंज, बेलारी। तो यहाँ पूछा गया है कि सिपालगंज जो है ये किस उपन्यास से संबंधित है। तो सिपालगंज जो गांव है ये राग दरबारी, ठीक है, लिखा राग दरबारी उपन्यास के अंतर्गत आता है सिपालगंज, और इसके लेखक का नाम है, आप सब जानते हैं, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक हैं राग दरबारी के, और सिपालगंज जो है ये राग दरबारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो टोटल जो है 10 गुण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य में 10 गुण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है। तो पूछा गया है कि निशा निमंत्रण जो है इसका प्रथम गीत कौन सा माना गया है। तो यह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, रखिएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो है ये प्रथम गीत है निशा निमंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है। तो ये मानी गई है 135, ठीक है, रखिएगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित है। तो मधुशाला की रुबाइयाँ जो हैं ये कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं। तो ये जो है 4-4 पंक्तियों में रचित है, ठीक है, रखिएगा 4-4 पंक्तियों में रचित है मधुशाला की रुबाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये कथन किसका है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो मधुशाला की मादकता जो है वो अक्षय है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है, रखिएगा सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। ये कथन किसने कहा है मधुशाला के बारे में। तो ये कहा है सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है, रखिएगा सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। तो वो 3 कौन सी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम हैं हरिवंश राय बच्चन के। तो पहला आता है मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधुकलश, ठीक है, रखिएगा मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश जो है ये 3 त्रय नाम माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो बच्चन के काव्यों को जो है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है बच्चन के काव्यों को। पहला आता है मधुकाव्य, फिर विषाद काव्य, फिर प्रणय काव्य और फिर राजनीतिक सामाजिक काव्य, ठीक है, रखिएगा पहला आता है मधुकाव्य, फिर आता है विषाद काव्य, फिर आता है प्रणय काव्य और फिर आता है राजनीतिक सामाजिक काव्य। तो 4 श्रेणियों में बच्चन के काव्यों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह माना गया है जाल समेटा, याद रखिएगा जाल समेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंथ के साथ हैं। तो बच्चन के कितने काव्य संग्रह जो हैं पंथ के साथ हैं। तो वो हैं 2, याद रखिएगा 2 काव्य संग्रह पंथ के साथ है। पहला है सूत की माला और फिर है खादी के फूल। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं। तो इसमें जो है टोटल 204 गीत संकलित है, याद रखिएगा 204 गीत संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा हूं आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, ये पंक्ति किसकी है। तो ये लिखा है बच्चन ने, याद रखिएगा बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। तो यहाँ पे जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रशंसा की गई है और उनके संदर्भ में ये कथन कहा गया है। तो ये किसने कहा है कि जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। तो ये कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, याद रखिएगा
गणपति चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है क्या, या किस प्रकार की काव्य झलकती है? तो इसमें जो है विषाद काव्य झलकता है, याद रखिएगा, विषाद काव्य दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है उनकी पत्नी की मृत्यु, याद रखिएगा, उनकी पत्नी की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है प्रणय काव्य के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, प्रणय काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित हैं क्या? तो इसमें जो है बच्चन के उल्लास भरे गीत संकलित है, याद रखिएगा, सतरंगिनी और मिलन यामिनी में जो है बच्चन के उल्लास भरे गीत संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन की कविता नीड़ का पुनर्निर्माण संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पुनर्विवाह से, याद रखिएगा, पुनर्विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में क्या इशारा किया है? तो एकांत संगीत में उन्होंने क्या इशारा किया है? तो इसमें जो है उन्होंने अपने निजी जीवन की ओर इशारा किया है, याद रखिएगा, एकांत संगीत में हरिवंश राय बच्चन ने अपने निजी जीवन की ओर संकेत या इशारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उनको पुकारा जाता था बच्चन के नाम से, याद रखिएगा, बच्चन के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ रचना किसकी है? मैकबेथ, तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा, मैकबेथ रचना के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और मैकबेथ जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा, हिंदी में अनुवाद किया था हरिवंश राय बच्चन ने, परंतु मैकबेथ के जो वास्तविक लेखक हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर, याद रखिएगा। विलियम शेक्सपियर जो हैं ये इसके लेखक हैं, एवं ये जो है एक प्रकार का दुखांत नाटक माना गया है। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जो मैकबेथ है ये किस प्रकार का नाटक है? तो ये जो है एक प्रकार का दुखांत नाटक है। इसके वास्तविक जो लेखक हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर, एवं इसका हिंदी में अनुवाद किया था हरिवंश राय बच्चन ने। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए, अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।